आज हम मिलने वाले हैं उनसे जिनका लास्ट पॉडकास्ट सुपर डुपर हिट रहा, जिन्होंने हमें समझाया कि साल 2025 हम सबके लिए कैसा रहेगा। रेट्रोग्रेशन, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें समझाया और उस पर हमें ढेर सारी व्यूवरशिप और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल। हेलो मनीष जी। हेलो, नमस्कार सबको, सारे व्यूअर्स को नमस्कार। एंड इससे पहले कि हम शुरू करें, आई वुड रियली लाइक टू टेल देम थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव, सेंडिंग सो मच ऑफ विशेस हर तरफ से। एंड ओवर एंड इट वाज रियली ग्रेट। तो बता। हाँ, लोग तो मतलब बहुत ही उत्सुक थे उन जानने के लिए कि ये साल उनके लिए कैसा था और या कैसा रहेगा। इनफैक्ट बिकॉज आपने बताया कि इस साल बहुत सारे प्लैनेट्स ट्रांजिट करने वाले हैं अलग अलग राशियों में, स्थान बदलने वाले हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया था शनि 2.5 साल में जगह बदलते हैं और राहु 1.5 साल में बदलते हैं, और इस साल तो सभी प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदल चेंज रहे कर हैं। रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात। ये नया साल जो हमारा आया है या शुरू हुआ है, ये कैसा रहेगा, अब उसके बारे में थोड़ी और जानकारी हमें दीजिए। तो ये जो सनातन धर्म के हिसाब से हम्म, संवत 2082 29 मार्च 2025 से शुरू होगा। ठीक है। अगर हम ये देखते हैं, उस दिन की कुंडली बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, 4:28 को ये शुरू होता है संवत। चैत्र मास जो है, फागुन मास जो चल रहा है, उसके बाद पहला दिन चैत्र का 29 मार्च 2025 पे होगा। ठीक है। उस दिन की कुंडली में जो असेंडेंट है या राइजिंग लॉर्ड है, वो है सूर्य, सन। अच्छा। तो इस संवत का नाम है सिद्धार्थ। अच्छा। ठीक है। तो रूल ये होता है कि सूर्य तो राजा है ही, जो हमारी जोडियाक है या यूनिवर्स है, उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेटरी पोजीशन में सूर्य राजा है। लेकिन अब जो राइजिंग लॉर्ड होता है वो बेसिकली कमांडर इन चीफ होता है। अच्छा। तो इस बार राइजिंग लॉर्ड है सूर्य। तो अच्छा। सूर्य तो राजा भी है, इसका मतलब कमांडर इन चीफ पोस्ट भी उसने अपने पास ही रखी है। तो इसका मतलब जिन देशों में राजा होंगे, या आज भी जो कंट्रीज़ हैं जिनमें किंग्स हैं, वहाँ जो राजा हैं, जो किंग्स हैं, वो बहुत कुछ रिफॉर्म्स ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिना एडवाइजरी कमिटी से एडवाइस लिए हुए, अच्छा। विच में नॉट गो वेल विद द कॉमन मैन, अच्छा। पब्लिक। यस, पब्लिक से वो नहीं, क्योंकि वो एक वर्ड जो आई डोंट मनमानी जैसे हो जाती है जी। कि पहले नहीं तो अगर कोई दूसरा होता है तो वो कमांडर इन चीफ होता है, तो उससे कंसल्ट करके वो गुड बैड या कैसे इसको बेटर या लेसर किया जाए, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ तो उसके पास वीटो पावर आ गया है, हाँ, लाइक डिक्टेटरशिप टाइप ऑलमोस्ट हम वो बोल सकते हैं। और उस दिन जो है 29 मार्च को, जो हमने कहा, लगभग केतु को छोड़ के, अच्छा। गुरु को छोड़ के, और मंगल जो कि नीच का है, ये 3 ग्रह छोड़ के 6 ग्रह 8वें घर में बैठे हुए हैं। ओके। सो पहले ही 8वां घर अच्छा नहीं होता है, वन ऑफ द अच्छा। मोस्ट ड्रेडेड हाउस ऑफ द चार्ट होता है। जी। उसके अंदर 6 ग्रह बैठे हैं, अच्छा। जिसमें लग्नेश यानी कि जो राइजिंग लॉर्ड है, हाँ। वो खुद भी जाके वहाँ बैठ गया है। ओके। तो तो लगन आपका है 5 नंबर, सिंह लगन है। और अच्छा। सिंह लगन में सूर्य जो लग्नेश है, वो जाके 8वें घर में बैठ गया है, ओके। इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके। तो जो हमने लास्ट टाइम भी अपने पॉडकास्ट में बताया था कि सूर्य वहाँ बैठा है, शनि वहाँ बैठे हैं, राहु वहाँ आ रहे हैं। राहु वहाँ ऑलरेडी हैं ही, शनि महाराज ट्रांजिट कर ही रहे हैं 29 को, जी। तो राहु के साथ, और लगभग 50 दिनों तक, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, जो राहु जब तक 11वें कुंभ में नहीं जाएंगे। तो ये बुध, शुक्र, बुध और शुक्र तो अस्त हैं, शनि अस्त है, बुध और शुक्र तो वक्री हैं, शनि अस्त हैं। ओके।
राहु तो रेट्रो चलते ही हैं। सो इतनी सारी चीज़ों से, मंगल नीच के हैं, जी। तो सिर्फ एक ही कंसोलेशन यहाँ है कि गुरु महाराज जो हैं, जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं और सबसे हैवीएस्ट हैं, ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स दी वेट ऑफ द अर्थ है, जुपिटर विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, वो 10वें घर में बैठे हुए हैं। ओके। तो हमने लास्ट टाइम यही डिस्कस किया था कि गुरु 10वें घर में बैठा है तो काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेता है। करेक्ट। और वो भी 10वें घर में स्थिर राशि आ रही है। स्थिर मतलब फिक्स्ड साइन। फिक्स्ड साइन मतलब वो जो देना है वो पक्का देंगे। अच्छा। तो फिक्स्ड या द्वितीय ड्यूअल साइन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें वो फिक्स्ड साइन में बैठे हुए हैं। तो फिक्स्ड साइन में देने से गुरु कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे। ठीक मगर जो हमारा फाइनेंस है, जो हमारे दूसरे चीज़ें हैं, वो सब 8th हाउस में जाके बैठी हैं। तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पीरियड, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर अच्छा। ओवरऑल फॉर दी पीपल। हम्म। तो 12 नंबर जो राशि होती है, जो मीन राशि होती है, हाँ। बेसिकली वो वाटर साइन होती है। राइट। तो जैसे 4, 8 और 12, हम्म। आपने ये भी सुना होगा कि 12 नंबर जो मीन राशि होती है उसमें बोलते हैं युग चेंज होने वाला है। हाँ। क्यों युग चेंज होने वाला है? क्योंकि 12 नंबर की जो मीन राशि होती है और वाटर साइन होती है, वो उसमें ये होता है कि वो 12 नंबर आखिरी घर है कुंडली का। राइट। कुंडली का आखिरी घर है 12 नंबर, और 12 नंबर इज वाटर। हर चीज पानी में आके वहाँ प्रलय हो जाता है करेक्ट। और फिर एक नई शुरुआत होती है, इसलिए बोलते हैं हम युग शुरू हो रहा है। जी। तो यही हमारा जो सतयुग है या त्रेता युग है, फिर द्वापर युग आया और उसके बाद अब जो कलयुग चल रहा है, तो इसी हिसाब से होता है कि पिछले जो भी 3 युग चले गए हैं उसमें प्रलय हो गया है और प्रलय के बाद या तो इससे जो कोस्टल एरियाज हैं या पानी के पास जो एरियाज हैं उनमें वहाँ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री और एनी एरिया, वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो दे विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके। पानी के अंदर कुछ तूफान या ऐसे कुछ आ सकता है। ऑफ कोर्स ये सब चार्ट देख के हम लोग, जो पराशरी ऋषि जी ने जो हमको दिया है, उससे हम देख के कुछ समझ के एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। बट इस साल ऐसा लगता है जो एस्ट्रोलॉजर्स बोले हैं वो झूठ निकल जाए सारा का सारा 100%। क्योंकि सच तो सिर्फ ब्रह्मा जी जानते हैं और तो कोई जानता नहीं है। लेकिन जो उन्होंने रूल्स दिए हैं और जो उन्होंने फॉर्मेट्स दिए हैं कि अगर इसके साथ ये यहाँ होगा और उसके साथ ये यहाँ होगा, तो इसका मतलब डिकोड करके ये होता है। तो वो 8th हाउस, 12th नंबर मीन राशि और उसके अंदर सारे ग्रह और उसमें से भी केतु उनको देख रहा है। नाउ केतु स्टैंड्स फॉर चाइना, अफगानिस्तान। तो वहाँ से हमको दिक्कत आ सकती है। ओके। तो ऑफ कोर्स ये जो 50 दिन है उसमें तो सारे राहु और चलेंगे। अब शनि क्या है? शनि इज़ अ वीक प्लैनेट, मगर राहु के वहाँ आने से शनि में जान आ जाएगी। ठीक है, तो उथल पुथल वहाँ शुरू हो जाएगी जब तक राहु महाराज अपना घर चेंज नहीं करते हैं। शनि ऑलमोस्ट 0 डिग्री के होंगे वहाँ, जैसे ही वो 29 मार्च को घर अपना चेंज करेंगे। लेकिन राहु में फिर भी 3-4 डिग्री का बल होगा, तो इसका मतलब राहु इज मोर पावरफुल देन सैटर्न इन दैट हाउस। करेक्ट। तो वो चलेगी राहु की। तो राहु तो प्लैनेट ही उथल पुथल वाला है बेसिकली, इसलिए ये डबल चेक वाला होगा। तो ऐसा है ये वाला लेट्स वेट एंड वॉच वाली चीज़ है। राइट। तो मतलब इस साल थोड़ा संभल के लोगों को रहना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के ट्रैवल करना चाहिए। आई थिंक लोगों को सोच समझ के ट्रैवल करना चाहिए। हमने बताया था कि ऑप्शन बी रेडी रखना चाहिए, सेविंग्स रखनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत तरीके से शेयर मार्केट जो है या उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उतना अच्छे रिटर्न्स नहीं दें, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा। कुछ रिफॉर्म्स ऐसी निकाल सकती है गवर्नमेंट जो कि शायद में अगेन नॉट गो वेल विद दी पीपल। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, या गवर्नमेंट को भी लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। ये प्लानिटरी पोजीशन इंडिकेट करती है
उसके अंदर। सो इस बार डबल श्योर होके ही चलना चाहिए। ये जो हम बता रहे हैं 29 मार्च 2025 से लेके अगले मार्च तक, जो संवत जो 2082 का संवत है, तो पूरे साल आपको पूरे साल सतर्क के रहना लिए ये पड़ेगा। है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन एक नहीं, लेक्चर, क्योंकि 2 महीने में थोड़ी ट्रांजिट चेंज हो हाँ जाएगी, मतलब, जो आपके कहने का हाँ मतलब है, तो ठीक है, शायद लेकिन क्या उससे होता है थोड़ा लग्नेश, जो कुंडली तो बन गई ना। करेक्ट, हाँ। जैसे कोई एक नेट जो ट्रांजिट चार्ट है बेसिकली, वो अगर उस ग्रह में, ग्रह दशा में या उस मोमेंट में कोई पैदा हुआ है ठीक है, तो वो तो उसका नेटल चार्ट बन गया। जी। ठीक है, वो नेटल चार्ट बन गया, इसका मतलब वो तो कुंडली वैसे ही आप देखोगे, जब भी किसी इंसान की आप कुंडली देखोगे, करेक्ट। तो वो कुंडली में वही देखोगे, अरे आपका तो लग्नेश भी अस्त में है, आपका जो धन का भाव है वो भी अस्त में है, जी। आपके पास तो मंगल नीच का बैठा हुआ है, आपके पास तो शुक्र बुध जो वाणी है, जो नर्वस सिस्टम है, तो लोगों को नर्व से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है। राहु 8वें घर में बैठने से, राहु इज बेसिकली इन्फेक्शन, राहु इन द 8th हाउस मीन्स एनी डिजीज और इन्फेक्शन। राइट। सो जब तक राहु वो घर बदलते नहीं हैं तब तक तो वो 50 डेज काफ़ी इन्फेक्शन डिजीज़। सैटर्न वहाँ अस्त कंडीशन में, मतलब ऑलमोस्ट निर्बल कंडीशन में, बाकी प्लैनेट्स अस्त, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड थोड़ा सा केयरफुल रह के इंसान को चलना चाहिए, तो मतलब ये पूरा साल थोड़ा संभल के पूरा चलना साल चलना चाहिए। एंड लेट्स होप के सबके लिए सब लोग टेक केयर करें, ध्यान रखें, एंड ग्रेजुअली वी ऑल सेल आउट। बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है शनि और राहु का, ये वो भी मीन राशि में, ये ऑफ कोर्स 30 साल बाद ही बनता है, क्योंकि 2.5 साल में राहु शनि महाराज एक घर चलते हैं, तो 12 घर चलेंगे तो 30 साल में होता है। तो ये 30 साल बाद ऐसा योग बनता है। अच्छा। तो इसलिए ये युग चेंज का जो अभी मैंने बताया, वो युग चेंज के हिसाब से ही हो रहा है। एंड युग चेंज होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा वरना युग कैसे चेंज हुआ, तो कुछ नई चीज़ें भी आविष्कार हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम 4-5 साल पहले जो तकलीफ़ें हुई थी, उसमें बहुत कुछ डिजिटल हो गए हम, जूम आ गया, गूगल पे आ गया, और भी कई चीज़ें आ गई ऐसे। सो ये कुछ युग चेंज हो सकता है, कोई नई चीज़ें इन्वेंट हो सकती हैं, इम्प्लीमेंट हो सकती हैं जी। सब में अच्छी होंगी, कुछ गड़बड़ हो सकता है, ऐसी वाली बात है। ओके, सो हमें मतलब तैयार रहना चाहिए। तो मनीष जी, इस साल तो जैसे हमने कहा कि बहुत सारे प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, तो शनि महाराज 29 मार्च को कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि शनि से भी लोग बहुत डरते हैं, तो अब वो किस तरह का बदलाव लाएंगे लोगों के जीवन में? शनि बेसिकली 3 चीज़ों के कारक हैं। शनि पहले खड़े होते हैं रोजगार के लिए जी, दूसरे इंसान की लाइफ के लिए, और ब्रह्मा जी ने उनको तीसरा सेक्शन दे रखा है पनिशमेंट का, जिसको हम लॉर्ड ऑफ जस्टिस बोलते हैं। सैटर्न स्टैंड्स फॉर लॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो ये 3 चीज़ उनको देखनी है। अगर इंसान सही चल रहा है, मेहनत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, तो शनि महाराज से डरने की कोई बात नहीं है। राहु बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, और उससे भी थोड़ा लोग डरते ही हैं। उसके बारे में आप बताइए कि उसकी जो ट्रांजिट होगी इस साल, वो कैसी रहेगी, या उससे डरने की ज़रूरत है या नहीं? राहु जो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि फिलहाल तो कलयुग का राजा है जी, ठीक है। राहु इज अ गो गेटर, पहली बात। जैसे हम सब जानते हैं कि जब भगवान अमृत बांट रहे थे, तो राहु असुरों की लाइन में थे जी। उन्होंने देखा मैंने तो मेहनत की है, जो मंदार पर्वत से विष्णु जी के बोलने पे ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा था कि आप इसके अंदर 14 कीमती वस्तुएं मिलेंगी, तो उसमें आप इसका मंथन करिए। देवताओं में उतनी शक्ति नहीं थी, असुरों में शक्ति थी, तो उन्होंने कहा कि असुरों को भी साथ में लो जी।
ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने कहा कि आप असुरों को भी साथ में लो, तभी ये काम होगा। और वो देवताओं ने और असुरों ने मिलकर उसका मंथन किया और कई चीज़ें निकली। जैसे सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो महादेव जी ने ग्रहण किया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। और फिर ऐरावत हाथी, पंचजन्य शंख, चंद्रमा, लक्ष्मी जी निकली, रंभा, सुरा, वरुणी, पंचजन्य शंख, बुराश्रवा घोड़ा। तो ऐसे करते करते धन्वंतरी और लास्ट में जो अमृत निकला ना। अमृत जब निकला और भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और उसको बांटने के लिए और कहा देवताओं को एक लाइन में आप बैठ जाइए और एक लाइन में असुरों को निकाला, बैठाया। स्वरभानु नाम का जो राक्षस है उसने देखा कि ये अमृत मुझे नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये राहु क्या चाहता है और क्या है। ठीक है, उसने अपनी लाइन चेंज कर ली और अमृत लिया जी। ये राहु ये बताता है यहाँ कि अगर उससे अपना गला भी कटवाना पड़े, जो स्वरभानु का गला भगवान ने काट दिया था, राहु सर बन गया था, केतु धड़ बन गया था, तो राहु ये बताता है कि मुझे गला भी कटवाना पड़े लेकिन मैं अमृत यानी कि जो मैंने टारगेट रखा है वो मैं लेके रहूंगा। अच्छा, ठीक है, तो ये राहु है। राहु क्या है? प्लानिंग है। अगर उसने लाइन बदली और वहाँ जाके बैठा तो उसने पहले प्लान किया होगा कि मैं ऐसे जाऊंगा, भगवान जब कहीं दे रहे होंगे तब मैं यहाँ से वहाँ जाऊंगा और ऐसे ही बैठूंगा ताकि वो भगवान देख के मुझे देखेंगे नहीं। और भगवान ने तो दे ही दी उसको, तभी तो वो अमर हो गया, उसको अमृत मिल गया, उसने अमृत चख लिया। तो राहु वो है जो कि प्लानिंग चाहिए उसको। राहु वो है जो कि उसने टारगेट किया तो वो मिलना चाहिए उसको, एनी कॉस्ट। तो ये राहु है, मतलब जिद्दी है वो, जिद्दी है बस। राहु किसी का बुरा नहीं करता है। लोग डरते हैं राहु ऐसा है वैसा है। मैं बोलता हूँ राहु किसी का भी बुरा नहीं कर सकता है। अच्छा, लेकिन राहु के हिसाब से हमको वो करना चाहिए। अगर राहु किसी के दिल में ऐसा है कि राहु से परेशानी हो रही है, राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, कोई भी दशा उसको छोटे से छोटी 2-4 दिन की भी उसमें लग रहा है, राहु बेसिकली सांप को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सांप को एस्ट्रोलॉजी में वो, क्योंकि जब उस मंदार पर्वत में से विष निकला था तो पहले कुछ बूंदें ऐसा कहते हैं कि धरती पे गिर गई थी, और वो स्नेक्स ने और कुछ और जो हैं बिच्छू और ऐसे सब, उन्होंने उसको चख लिया, पी ली थी, तो उनके अंदर जहर भर गया। अच्छा। तो राहु इंडिकेट्स स्नेक एस्ट्रोलॉजी में। तो अब राहु के अंदर जहर है। मगर राहु सबसे कंफर्टेबल रहता है कहाँ? जो सांप है वो सबसे कंफर्टेबल कहाँ रहता है? सबसे पीसफुल 2 ही जगह है उसके पास। एक है चंदन का पेड़, करेक्ट, उसमें वो लिपटा हुआ रहता है, मग्न रहता है। और दूसरा है शिव जी के गले में, जी, महादेव जी के गले में वो राहु एकदम कंट्रोल में रहता है। किसी को भी राहु से दिक्कत लग रही है, आप शिव जी के शिवलिंग पे अभिषेक करिए जी, ओम नमः शिवाय करिए, शिव जी को याद करिए। या कृष्ण भगवान है जो कालिया नाग के सर पे उन्होंने चढ़ के वहाँ उसको कंट्रोल किया था, आप कृष्ण भगवान का करिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे आप राहु को, अगर आपके दिल में ऐसा लग रहा है, अदरवाइज राहु बोलता है आप प्लान के हिसाब से चलो और उसको कैसे भी अचीव करो, बैठो नहीं। अगर बैठ गए तो वो आपने राहु के अगेंस्ट में कर दिया। और आपकी अगर राहु की दशा अंतरदशा कोई चल रही है तो उसमें वो इंसान को परेशान करेगा ही, जो आप हार के और थक के अगर कोई भी इंसान बैठ जाता है। इसलिए अदरवाइज तो राहु आज के दिन कलयुग का राजा है, मैं फिर से रिपीट करूँगा। और अगर आपके पास राहु सही है तो ये मीडिया, एंटरटेनमेंट, फॉरेन इंसान जाता है तो राहु होना चाहिए उसकी कुंडली में। अगर राहु नहीं है तो बनी बनाई टिकट भी कैंसिल होनी पड़ती है। बहुत बार आपने देखा है लोगों का ट्रिप बनता है और कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु नहीं है उनके पास। ठीक है, राहु को लोग खराब प्लैनेट मानते हैं, लेकिन शादी में हर पंडित देखता है जो योग आपको बताता है कि ये 3 दिन है, उसके अंदर राहु आना चाहिए। अगर राहु नहीं है तो शादी नहीं होगी। सो राहु बहुत इम्पोर्टेंट भी है इसका मतलब। और
संडे मंडे तो हफ्ते में एक बार आता है, जो सूर्य के लिए होता है, चंद्रमा के लिए होता है, जी, मंगल के। हाँ। राहु काल तो रोज होता है 2 घंटा। तो हाँ, राहु कितना जिद्दी है, हठी है, हाँ, जो वहाँ उसको हर रोज 2 घंटे का समय एक्सक्लूसिव मिला दिया हुआ गया है। हाँ, तो ये है, आई डोंट थिंक कि राहु से कोई किसी को परेशान डरना होना चाहिए, और अगर है तो मैंने बता दिया बस कि शिव जी को आप ध्यान करिए, और तो राहु विल बी डेफिनेटली अंडर कंट्रोल। अच्छा। तो राहु के दोस्त कौन से हैं अब प्लैनेट्स में? तो जैसे जो 9 ग्रह हैं उसमें से कुछ असुर ग्रह हैं और कुछ देवता हैं। तो जो असुर हैं उसमें शुक्राचार्य असुरों के गुरु, अच्छा, जो बृहस्पति यहाँ देवताओं के गुरु हैं, वैसे असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। जी, फिर शनि, अच्छा, राहु, केतु और अच्छा, बुध लगभग दोनों तरफ। तो ये 3 4 प्लैनेट्स जो हैं ये राहु के दोस्त हैं। अच्छा, ऐसे माना जाता है राहु किसी से कंट्रोल में नहीं आता है, लेकिन बुध के साथ आता है तो कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा, बुध के साथ उसके ऊपर वो कंट्रोल करता है। मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लगता है इतनी कुंडलियां देखने के बाद कि अगर मंगल भी आ जाए राहु के साथ, या राहु में मंगल की दशा या मंगल में राहु की दशा, तो वो डेफिनेटली राहु को ऐसे करता है कि वो दिशा दो, बिकॉज मंगल एनर्जी है, राहु खुद एनर्जी है। हम्म, तो राहु राहु के पास सिर्फ एनर्जी है, मंगल के पास दिशा है, बिकॉज वो तो देव है, वो दिमाग से चलता है। राहु के पास दिमाग नहीं है, अच्छा, उसको सिर्फ और वाली बात है। ठीक है, तो वो मंगल जो है वो उसे दिशा बताता है। तो आई थिंक इंसान के काम अटके हों और राहु में मंगल आ जाए, सो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे लोग मिलने शुरू हो गए, ऐसी बातें बनना शुरू हो गई, या जो भी आप बोलिए, उसको दिशा मिलना शुरू हो जाती है। तो अच्छा, राहु के ये सारे दोस्त तो नहीं है मंगल, लेकिन हाँ आपके पास शुक्र, राहु, केतु, शनि, ये सब है। तो अब मतलब राहु के इनकी राशि में अगर राहु आता है तो वो अच्छे इनकी फल राशि में देता राहु है। आ गया तो मित्र राशि हो गई। अब अगर सपोज राहु के साथ शुक्र है जी, या उसकी दृष्टि भी है आपस में, तो इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी, बहुत अच्छा, पैसा होगा। अच्छा, पैसा होगा तो फंसा हुआ पैसा होगा। ओह, प्रॉपर्टी होगी तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो के वक्त पे काम नहीं आए। अच्छा, तो ये राहु और शुक्र है, क्योंकि पैसा है लेकिन वो कहीं अटका हुआ है किसी के पास, किसी को XYZ अमाउंट की ज़रूरत है, और वो उसकी पैसा कहीं उसने किसी को दिया हुआ है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर हाँ, राहु इज़ डेफिनेटली आपकी कुंडली में एक गेम चेंजर है। अगर राहु प्रॉपर घर में है तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, राहु हमको बाहर की दुनिया में आगे जाने के लिए ना, राहु और केतु में क्या हो गया, केतु हमको अंदर लेके जाता है। जैसे वो स्वर भानु के एक सर हो गया, एक धड़ हो गया। तो जो जी, धड़ है वो हमको कहता है कि आप मेडिटेशन में जाओ, भगवान, डिटैचमेंट हो, भगवान से अटैच हो। जी, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम अंदर झांकते हैं, हम्म, हम अपने अंदर झांकते हैं। जब हमको सबसे डिटैच हो जाना है तो अंदर की हम देखते हैं। और राहु क्या बोलता है, सब कुछ भूल के आप बाहर की दुनिया में ऊपर से ऊपर कैसे जा सकते हो। केतु बोलता है सब कुछ बाहर की दुनिया में भूल के आप अंदर कितना जा तो सकते ये हो। ऑपोजिट एनर्जीज एकदम हैं एकदम बेसिकली। 180 डिग्री पे रहते हैं ना। हाँ, राहु जहाँ होगा उस बट ये एनर्जी हर इंसान में है, 100% तो है। उसको वो मैनेज कैसे कर सकते हैं लोग? लाइक एक एक्सट्रीम है कि एक आपको कहीं और खींच रहा है और दूसरी चीज़ आपको कहीं और खींच रही है, तो नाउ उसका इम्पैक्ट अलग अलग लोगों में अलग अलग रहता होगा, राइट? ऐसा है, वो हम उसी में बोलते हैं कि इनका केतु खराब है, अच्छा, ऐसे बोलते हैं। हम्म, नाउ केतु अच्छा कहाँ होता है, जो घर भी होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे करके 1 2 3 4 घर होते हैं। जी, जी, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर ये 8 घर हो गए। धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे करके 12 हो गए। अच्छा, ठीक है, तो इसमें धर्म हो गया एक, अच्छा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो 4 नंबर का मोक्ष हुआ, 8 नंबर का मोक्ष हुआ, 12 नंबर मोक्ष हुआ। ओके, तो केतु स्टैंड्स फॉर मोक्ष। अच्छा, तो अगर केतु 4 8 या 12 में बैठा हुआ है तो हम्म, ये मोक्ष का भागी हो जाता है इंसान। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब उसका केतु स्ट्रांग है। अच्छा, केतु स्ट्रांग है, इसका मतलब अगर जहाँ केतु स्ट्रांग है तो वहाँ उसके सामने राहु बैठा है, बिल्कुल। हम्म,
राहु इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ओके। तो अगर वो चौथे घर में बैठेगा केतु, तो इसका मतलब राहु 180 डिग्री पे सीधे 10th हाउस में बैठ जाएगा। हाँ। ठीक है। अगर 8वें घर में केतु बैठेगा तो इसके ऊपर 180 डिग्री पे राहु बैठ जाएगा 2nd हाउस में। सॉरी, 12th नहीं, 8th हाउस में अगर केतु जी, बैठेगा जी। तो 2nd हाउस में ऊपर राहु बैठेगा। करेक्ट। और केतु अगर लास्ट हाउस 12th में जो 4, 8 और 12, तो 12वें घर में अगर केतु बैठ जाएगा तो राहु 6th हाउस में आ जाएगा। करेक्ट। तो 6th हाउस में राहु बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ। ओके। आपके कॉम्पिटिटर्स, एनिमी, इन सब से, तो वहाँ राहु आपको राहु की दशा में बहुत कुछ देता है। और केतु की दशा जब आती है या केतु का पीरियड आता है, उसमें इंसान को अंदर झांकने का भी मौका या वैसी बुद्धि या वैसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, एक नेचर हो जाता है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजीशंस, कि वो धीरे धीरे उसको लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। राइट। और इसको इतना पाके भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत मैंने कर लिया, तो उसको समझ में आता है ये, तो फिर केतु की तरफ उसका झुकाव आता है। अच्छा। ऐसे है। तो मतलब वो ट्रांजिट या टाइम के साथ टाइम साथ जो आपकी चीजें दशाएं change, आती हैं, हाँ। सो वो जो दशा चल रही है उस दशा में वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा और उसका अच्छा। फल या जो देगा। सर, पिछले टाइम का हमारा पॉडकास्ट इतना अच्छा रहा, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बट बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनकी चंद्र राशि है क्या। वो कंफ्यूज थे कि जो उनका सन साइन है वही उनका मून साइन है। तो एक इजी वे में अपना मून साइन यानी चंद्र राशि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें बताइए। देखिए हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या हमारे इंडिया में चंद्र से ही सब कुछ होता है। जी। चंद्र स्टैंड्स फॉर मदर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंसान का जन्म मदर, ठीक है। कोई भी तिथि जो होती है वो भी चंद्र से डिसाइड होती है। राइट। ठीक है। वो कि तिथि घटती है, बढ़ती है, ये सब चंद्र करता है। तो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चंद्र को देते हैं। ठीक है। कुंडली में अगर आपका चंद्र अच्छा है तो चंद्र ऑल्सो स्टैंड्स फॉर माइंड। राइट। तो आपका माइंड सही चलेगा, डिप्रेस नहीं रहोगे आप, आपका इमोशंस के हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा उसमें। यू नो, इफ़ यू आर टू इमोशनल तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, राइट। अपने ख्यालों में रहते हो। या सो व्हेन योर मून इज स्ट्रॉन्ग तो एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा। इट ऑल्सो इंडिकेट्स योर हेल्थ। अच्छा। ठीक है। नाउ जो आपने क्वेश्चन किया कि सन साइन और मून साइन में हमें कैसे लोगों को पता चले, तो सन साइन बेसिकली जो है ये वेस्टर्न कल्चर है। करेक्ट। जो एरीज से लेके 12th हाउस स्पाइसेस जो है वहाँ तक वो चलता है मंथ के हिसाब से। आप जनवरी में आपका बर्थ हुआ है, फरवरी में हुआ है, मार्च में हुआ है, राइट। जैसे होगा वैसे। लेकिन चंद्र राशि में जब आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन चंद्र जिस नक्षत्र में था वो आपकी मून साइन हो गई। राइट। तो अगर आपका चंद्र लेट्स से 6th राशि है, जो 6 नंबर आपके चार्ट में लिखा है और उसमें 6 नंबर है, फॉरगेट वो 1st हाउस है, 3rd हाउस है, 4th हाउस है, 8th हाउस है, तो जहाँ वो 6th हाउस में चंद्र लिखा है तो वो कन्या राशि हो गई। ठीक है। अगर आपका 1st हाउस 1 नंबर लिखा और वहाँ हो गई तो वो मेष राशि हो गई, एंड सो ऑन। मेष, वृषभ, 3rd इज जेमिनी जिसको हम मिथुन राशि बोलते हैं, फिर कर्क राशि हो गई, सिंह राशि ये हो जन्म गई। कुंडली में देख जन्म कर कुंडली पता में चलेगा। देखते हैं। और ठीक है। इससे जो है इंसान चंद्र से, चंद्र राशि से हम बेसिकली ट्रांजिट देखते हैं। चंद्र राशि से हम नक्षत्र देखते हैं। तो हम ये चंद्र जो है कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा होगा वो नक्षत्र से पहले ज़माने में नाम भी रखा जाता था, बिकॉज लोगों को डेट्स याद नहीं रहती थी, तो वो नाम से पंडित जी रख देते थे और फिर मालूम पड़ता था कि हाँ ये कौन से नक्षत्र में है और यहाँ से अब कैसा। वो नक्षत्र से ही आपकी दशा शुरू होती है जी। जैसे आप सूर्य के नक्षत्र में हैं या केतु के नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, अश्विनी मगा मूल में कहीं भी आपका है केतु से, तो आपकी जो दशा है वो केतु, शुक्र, सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ऐसे
जो चलिए। 9 ग्रह हैं वो सीक्वेंस में शुरू होती है, करेक्ट। तो वो चंद्र होता है। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार चीज़ है कि इंसान की कुंडली में चंद्र जहाँ होगा, बिल्कुल उससे 180 डिग्री पे आप देख लो, जो घर होगा और वो जो घर डिनोट करेगा, इंसान के लिए लाइफ लॉन्ग वो घर कंसर्न बना रहेगा। अच्छा। अगर वो 11वें घर में है तो 5th हाउस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट, राइट टाइम पे बुद्धि चलना, बच्चे, वो कंसर्न बने रहेंगे। अगर वो 11th हाउस में बैठा, मैं हाउस बोल रहा हूँ, नंबर नहीं बोल रहा हूँ जी। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 11th हाउस है जो कुंडली का, और 5th हाउस में भी कोई भी कुंडली हो, लेकिन स्ट्रेट अवे उस घर को आप देख लें उसके ऑपोजिट। तो उसके ऑपोजिट वाला जो घर है उसमें कंसर्न उसके पास रहता है। अच्छा। तो ये चंद्र है, और हम इंडिया में तो सिर्फ चंद्र राशि के हिसाब से ही। बट बहुत लोगों को जैसे पता ही नहीं है अपनी कुंडली, तो फिर अपने जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ से वो पता लगा सकते हैं कि। हाँ, डेट ऑफ बर्थ से जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर, अब तो पंडित जी हाथ से कुंडली नहीं बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर में आप अगर अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि टाइम के हिसाब से ही वो बनता है। ठीक है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और सूर्य 12 घर जो है वो पूरे 12 घर सूर्य घूमता है एक दिन में, हर 2-2 घंटे में घर चेंज करते हैं सूर्य महाराज। तो इसलिए सूर्य ने अगर घर चेंज कर दिया तो आपका पूरा मीनिंग ही बदल गया ना, सूर्य इस घर में है या उस घर में है। जैसे चंद्रमा है, लगभग 2.25 से 2.5 दिन में अपना घर चेंज करते हैं। और जिस दिन कोई पैदा हुआ है वो हम उसको समय नहीं मालूम है, दोपहर को हुआ है या शाम को हुआ। अब शाम को अगर चंद्रमा का 2.25 दिन 2.5 दिन हो गया तो हो सकता है वो सुबह कहीं और घर में थे, शाम को कोई और घर में है जी। तो इससे पूरी कुंडली चेंज हो जाती है। इसलिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। इंसान को टाइम मालूम होना चाहिए, और नहीं है तो फिर देर आर मीन्स जिससे टाइम निकाल सकते हैं उसको। बोलते हैं BTR बोलते हैं उसको, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। तो वो ग्रेजुअली मेहनत करके थोड़ा सा कोई भी एस्ट्रोलॉजर निकाल सकता है। अच्छा। बट हाँ, टाइम अगर पता है तब तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब अब सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप एटलीस्ट अपनी चंद्र राशि देख सकते हैं और उसके अनुसार आपकी दशाएं या साल कैसा होने वाला है उतनी जानकारी आपको मिल सकती है। नहीं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या है, और अगले जन्म में क्या बनेंगे, ये अच्छा। सब हमको पता चलता है। ओह, ओके। और जो षोडश वर्ग बोलते हैं, जो पराशर ऋषि जी ने सारे वर्ग बनाए हैं, वो वर्ग चार्ट भी उस सॉफ्टवेयर से मालूम पड़ते हैं। अच्छा। तो पहले क्या था, अगर आप 20 साल 30 साल या 30-35 साल पे पुराना, जब ये सॉफ्टवेयर नहीं था या मे बी इतना पॉपुलर नहीं था, तो वहाँ आपके पास पंडित जी सिर्फ एक ही कुंडली बनाते थे, उसको बोलते थे नेटल चार्ट या लगन कुंडली। और बहुत हुआ तो उसका नवमाश बन जाता था, तो जो कि भाग्य के लिए देखा जाता है, शादी के लिए देखा जाता है, तो ये 2-3 चीज़ों के लिए बस इसमें पूरी कुंडली हो जाती थी। ऑफ कोर्स उस ज़माने में पंडित बहुत ज़्यादा तपस्या विद्या ग्रहण करते थे, तो उनका एक्यूरेट होता था सब कुछ। मगर अब आपके पास खाली डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ऐसी कुंडली बन जाती है जो शायद पूरे की पूरी ये षोडश वर्ग यानी कि 16 कुंडलियाँ निकालते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है। ऐसे तो और भी 8-10 कुंडलियाँ हैं, लेकिन उसके अंदर ये 16 सबसे पॉपुलर हैं। तो ये बन जाता है, मून चार्ट बन जाता है, ट्रांजिट चार्ट बन जाता है। बिकॉज एक तो जब आप पैदा हुए हो तो उस समय जो ट्रांजिट चल रहा है आसमान में, जी। वो वहाँ एक क्लिक हो गया, जैसे आपने पिक्चर ले ली मोबाइल से, तो वो क्लिक हो गया, यानी कि वो आपका चार्ट बन गया। और उस चार्ट के हिसाब से अब पूरा यूनिवर्स चल रहा है। तो यूनिवर्स में कहाँ पहले ओरिजिनल मून कहाँ है, फिलहाल मून कहाँ है, सूर्य कहाँ है, अब सूर्य कहाँ है जी, कौन से प्लैनेट के ऊपर से कौन सा प्लैनेट जा रहा है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उससे किसी को अच्छा भी होता है। कोई क्रूर प्लैनेट, शुभ प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है तो दिक्कत भी क्रिएट करता है। क्रूर के ऊपर से क्रूर जा रहा है तो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि विश्लेषण एनालिसिस करने में बहुत काम आती हैं या देखना पड़ता है। तो वो मून राशि
मून राशि के अलावा इतनी भी सारी राशियां आप देख सकते हो आपके चार्ट में से जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं उससे। सॉफ्टवेयर्स हैं, मगर बेसिक जिसको अगर सिर्फ इतना ही जानना हाँ। है उसके लिए काफ़ी है, मतलब राइट। एकता जी, एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है कि बेसिक से आदमी खुश होता ही नहीं है, है ना। तो वो बेसिक तो एक खाली वो एक समुंदर के अंदर आप पहली लहर में पैर भिगाते हैं और जैसे ही आदमी पैर भिगाता है तो उसको लगता है घुटने तक का पानी में चला जाऊं, बहुत मज़ा आ रहा है, अब कमर तक में चला जाऊं। तो वो जो मज़ा है उससे हज़ारों लाखों गुना मज़ा है जो आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं। तो अगर आपने खुद अपना चार्ट बनाना सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप रुक नहीं सकते। आप चंद्र राशि से दूसरी राशि पे जाएंगे या चंद्र के चार्ट से दूसरे चार्ट में जाएंगे, ट्रांजिट दिखने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश, एंड देन ये अलग ही समुंदर है। राइट। हाँ। लास्ट टाइम मनीष जी आप कुछ बता रहे थे दिशा बल या स्थान बल के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो उसके बारे में कुछ तो बताइए। षडबल होता है जो 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें स्थान बल और दिशा बल होता है। तो जो स्थान बल ये होता है, अगर कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर उसकी उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गुरु को लेते हैं, तो गुरु की 2 राशियां हैं, 9 नंबर जहां कुंडली में लिखा है और 12 नंबर जहां कुंडली में लिखा है। तो 9 नंबर इज धनु, 12 नंबर इज मीन। ठीक है, तो धनु और मीन राशि में गुरु स्व राशि यानी कि खुद की राशि में हो गए और 4 नंबर में उच्च राशि में चले गए। अच्छा। तो 4 नंबर कहीं भी लिखा हो, पहले घर से लेके 12वें घर में, या 9 और 12 कहीं भी लिखा हो। वैसे ही आपके पास शनि के लिए है कि शनि बेसिकली 10 और 11 नंबर के मालिक है। तो 10 और 11 नंबर में अगर बैठे हैं तो वो उनका स्वराशि के हो गए और उच्च राशि उनकी 7 नंबर है। तो ऐसे ही सारे प्लैनेट्स के लिए उनके घर हैं स्वराशि जिसको बोलते हैं हम, और सिवाय राहु केतु के, और उनकी उच्च राशियां हैं कि इस घर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थान बल। अच्छा। अब हो सकता है वो स्थान अच्छा नहीं है, जैसे अगर शनि 1 नंबर में चले जाएं तो वो नीच के हो जाते हैं, तो उनको स्थान बल नहीं मिला। अच्छा। हाँ। ठीक है, अगर सूर्य 7 नंबर में आ जाएं तो उनको स्थान बल नहीं मिला। गुरु 10 नंबर में चले जाएं, बिल्कुल जिधर वो उच्च होते हैं उसी के सामने वाला घर कुंडली में नीच बना देता है उनको। अच्छा। ठीक है, तो 4 नंबर के सामने वाला 10 नंबर घर है, ऊपर 1 नंबर है तो 7 नंबर घर है। ठीक है, तो ये 1 नंबर घर में सूर्य अगर है तो सबसे ऊंच के होते हैं, ठीक है, लेकिन 7 नंबर में वो नीच के, तो ये हम लोग बोलते हैं स्थान बल है या स्थान बल नहीं है। करेक्ट। फिर दिशा बल आता है। तो दिशा बल बहुत क्लियर है। दिशा बल में फर्स्ट हाउस में अगर गुरु हैं, बुध हैं, तो बेसिकली बुध और गुरु हमारा ज्ञान है, ओके, बुद्धि है। इंसान के अगर गुरु और बुध फर्स्ट हाउस में है, कोई भी नंबर लिखा हो कुंडली के अंदर, अगर फर्स्ट हाउस में बुध है या गुरु है तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। अच्छा। रैंक्स लाएगा, पढ़ाई अच्छी करेगा, और उसके बाद उसके पास बहुत ज्ञान होगा। अच्छा। बुद्धि होगी उसके पास, यानी कि लोगों को गाइड भी करेगा। और ज्ञान और बुद्धि में क्या फ़र्क है? ज्ञान क्या है? जो आपके पास नॉलेज है, पता है आपको, आपने गीता पढ़ी हुई है, गीता का ज्ञान है आपको। बुद्धि क्या है? बुद्धि वो चीज़ है जो आपकी इमीडिएट काम करती है। ठीक है, तो वो हम बोलते हैं वो बुद्धि है। सो वो बुद्धि उसकी बहुत अच्छी है, एनालिटिकल पावर जिसको बोलते हैं, थिंकिंग, वो सोच, उसका गणित अच्छा होगा, बुध है अच्छा है तो, बिकॉज बुध इज मैथ्स, मनी। बुध उसकी स्किन है तो स्किन उसकी बहुत अच्छी होगी। बुध उसकी नर्व सिस्टम है, वो नर्व सिस्टम बहुत अच्छी होगी उसकी। सो नर्वस सिस्टम जो है, तो ही विल ऑलवेज भी, मतलब कोई उसकी इश्यूज नहीं आएंगे उसको। तो ये बुध हो गए। वैसे ही अगर हम लोग जो फर्स्ट हाउस में हो गए, 7th हाउस में सैटर्न, कोई भी नंबर हो, सैटर्न अगर वहाँ बैठा है तो उसके पास दिशा बल आ गया। अच्छा। ठीक है, सो वो दिशा बल में सैटर्न बैठा है वहाँ, और तो सैटर्न की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, तो उस दौरान ये प्लैनेट जिसकी जो अपना दिशा बल में बैठा हुआ है या उसको प्राप्त है कुंडली के अंदर, वो अच्छे रिजल्ट्स ही देगा, भले वो नीच का भी हो। नीच का तो हो ही नहीं सकता। हाँ, नीच का होगा तो भी। हाँ, ओके। दिशा बल सबसे ऊपर वाला बल है। अच्छा। स्थान बल से भी ऊपर। अच्छा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि अगर सपोज सैटर्न 7th हाउस में बैठा है और वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है तो सैटर्न नीच का हो गया। जी।
लेकिन अगर सैटर्न वहाँ 1 नंबर 7th हाउस में बैठा है तो 7th हाउस डिनोट्स वेस्ट, और सैटर्न वेस्ट में, पश्चिम में सबसे दिशा बल उसको मिल जाता है, मोस्ट पावरफुल हो जाता है, चाहे 1 नंबर, वेयर इज मोस्ट पावरफुल वो 7 नंबर में होता है जी, जिसको हम उच्च की राशि बोलते हैं उसकी, लेकिन वो 1 नंबर में दिशा बल में जाके बहुत पावरफुल होता है और इक्वल रिजल्ट देता है। ओके, वैसे ही अगर हम 10th हाउस में बोलें तो सूर्य वहाँ बहुत पावरफुल हो जाता है अच्छा, 10th हाउस में, क्योंकि 10th हाउस जो है बेसिकली मैंने आपको बताया कि हर 2 घंटे में सूर्य अपना घर बदलता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं जी, और उसमें हर 2-2 घंटे में सूर्य उल्टा चलता है। राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती है, लेकिन सूर्य 12 11 10 9 ऐसे चलता है, उल्टा चलता है। तो अगर हम हर 2 घंटे गिने उल्टे तो 6 बजे अगर सनराइज होता है नॉर्मली, तो हम 10 से लेके 12 बजे तक 10th हाउस में आते हैं। Now, जिन लोगों का 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जन्म हुआ है, दे विल ऑलवेज रूल, वो अपने ही मर्जी के मालिक हैं एंड दे विल डू बिग इन दिस, इन देयर लाइफ, बिग। मतलब देर आर पीपल जो कि समय निकालते हैं, मेरे हिसाब से 6 से 8 जो है फर्स्ट हाउस में रहता है सूर्य, दैट इज़ अ गुड टाइम। मगर 8 बजे से 10 बजे तक बेसिकली 8:30 से 6 से 8 से 10 तक जब सूर्य दूसरे घरों में रहता है, खासतौर से 12 में अगर हो जाता है तो 12 वो समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य इन द 12th हाउस मीन्स प्रॉब्लम फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रॉब्लम फ्रॉम योर फादर। अगर 12वें घर में है तो आपके पिताजी के साथ जमेगी नहीं, और मे बी यू आर नॉट एबल टू कन्वे टू योर फादर कि मुझे क्या चाहिए जी, ठीक है। सो सूर्य जो 10वें घर में आता है तो सूर्य बिल्कुल पावरफुल हो जाता है वहाँ, क्योंकि 12 बजे के आसपास जो सूर्य वहाँ होता है उस समय धूप सन सबसे पावरफुल होता है आसमान एकदम में, पीक पे होता है, धूप एकदम कड़क होती है। जी, तो वो 11 11:30 12 12:30 तक ये 2 घंटे जो होते हैं उसमें सूर्य बहुत पावरफुल होता है। वैसे जब सूर्य पावरफुल यहाँ होता है तो उसी के सामने 180 डिग्रीज पे मून पावरफुल हो जाएगा रात को, जी, तो उसके पास दिशा बल आ जाएगा मून को 4th हाउस में, शुक्र को भी 4th हाउस में। अच्छा। सो ये बेसिकली जो ग्रह हैं इस हिसाब से काम करते हैं। और मंगल आपने बताया मंगल, था। सूर्य और मंगल दोनों 10th हाउस में अच्छा। सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट हाउस में गुरु और बुध, फोर्थ हाउस में मून एंड वीनस, करेक्ट। 7th में शनि, सैटर्न, और 10th 10th में सूर्य सन। और मंगल। अच्छा, तो ये 7 ग्रह हो गए। राहु केतु का कोई घर नहीं है, अच्छा, बट ठीक है, राहु केतु को ऐसा मानते हैं कि अगर 2nd या 3rd हाउस में राहु बैठा हुआ है तो वो पावरफुल हो जाता है, मोस्ट पावरफुल। अच्छा, तो उसको वहाँ वो दिशा बल मिलता है। केतु वैसे ही 8th और 9th में पावरफुल हो जाता है। ओके, 8th का तो अभी हमने बोला ही था, 4 8 12 था, सो वैसे हो जाता है। लेकिन कभी कभी राहु अगर घूम जाए तो वहाँ वो दिक्कतें दे, जैसे 4th हाउस में राहु बैठा है, आदमी के पास कुछ भी है लेकिन दिक्कत देने वाला है वो। अच्छा, 4th हाउस में अगर राहु बैठा है किसी के, क्योंकि वो उसका बल है ही नहीं उसके पास वहाँ। आप बोलोगे अरे शनि की राशि में राहु बैठा हुआ है, कुंभ में राहु बैठा है या मकर में राहु बैठा है, 4th हाउस का नंबर 10 है या 11 है, तो भी राहु आपको फायदा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास बल ही नहीं है वहाँ। करेक्ट, तो बल बेसिकली क्या है कि एक प्लैनेट है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और अगर वो आपके सपोर्टिव प्लैनेट है, यानी कि जिसको हम कारक बोलते हैं आपकी कुंडली में, ठीक है, अगर वो एनिमी होगा तो उसको हम मारक बोलते हैं। तो कारक और मारक के हिसाब से अगर राहु वहाँ बैठा है लेकिन उसके पास दिशा बल है ही नहीं, तो उसको जो सपोर्ट मिलता है उस घर से, वो सपोर्ट ही ठीक नहीं है। मेरे साथ जो सपोर्ट दे रहा है जो मुझे, वो खुद ही 30 किलो का पहलवान है, तो वो मुझे सपोर्ट क्या देगा, चाहे वहाँ कितना भी अच्छा है राहु। तो वैसा है। लेकिन अगर उसके पास बल मिल गया 2nd हाउस 3rd हाउस में, तब तो राहु कैन डू वंडर्स। अच्छा, सो ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेशन ये मैंने आपको बोला ना कि बेसिक तो कोई दिशा सीख ही बल नहीं के सकता है। बारे एक में बार उसको आपने बस पैर बताया। रखने की ज़रूरत है वहाँ नदी समुंदर में, और फिर वो एक लहर के बाद सोचता है कि और एक कदम, तो फिर वो पिछली बार भी हमने बोला था इस रात की सुबह नहीं वाली बात है। तो वही मैं जी, बोलूँगा फिर से। सो थैंक यू वेरी मच मनीष जी, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। फिर से अगली बार हम कुछ और अच्छे टॉपिक्स पे बातें करेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स
में तो अभी आप सुपर हिट हो ही गए हैं। थैंक यू तो टू देम वंस अगेन। जी, तो डेफ़िनेटली बहुत लोगों ने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया था हमें पिछली बार, और आपकी भी बहुत प्रशंसा की थी थैंक यू कि सो मच। आपने जो भी उन्हें ज्ञान दिया, नॉलेज दी और सब राशियों के बारे में बताया, जो नेचुरली सबको बहुत इंटरेस्ट होता है जानने का। सो आई होप कि ये वाला पॉडकास्ट भी हमारा लोगों को उतना ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड कीप गिविंग योर लव व्यूअर्स। हमको ऐसे ही आप सराहते रहना जी एंड कमेंट्स में लिखना अगर कोई चीज़ छूट गई है या आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं और, जी, तो वो हमको कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल जी के साथ, जिन्होंने आज हमें राहु के बारे में बहुत कुछ बताया और ये भी बताया कि चंद्र राशि को कैसे हम देख सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को जानने की ज़रूरत थी पिछले पॉडकास्ट में। उसके अलावा उन्होंने हमें दिशा बल के बारे में भी नॉलेज दी, और इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी में जो हम आपके लिए अगले एपिसोड्स में लेकर आएंगे। आज का हमारे ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड डू लेट अस नो कि और किस टॉपिक्स पे आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता। थैंक यू।